नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल का संपूर्ण वीडियो देखेंगे और ये वीडियो यूपी पीसीएस आरओआर 2024 प्रीलिम के लिए कारगर रहेगा और भी जो तमाम अन्य एग्जाम है उसके लिए भी कारगर रहेगा। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, भारत जो है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से कितना, तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश और वही 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, कितने, तो पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और देखें तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और देखें तो भारत का जो है कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके पहले कौन कौन से, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद किसका स्थान, तो भारत का स्थान आता है। और भारत कुल स्तर कितना है, तो 2.4% है। कुल जनसंख्या कितना है, तो 17.5% है। और जनसंख्या के अनुसार देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले में कौन है, तो चाइना है। ठीक है, और देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत जो है स्थित है। ठीक है, कितना है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य भारत जो है कि देशांतरी विस्तार इसका स्थित है। और देखें तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, तो देखें तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 32 से 14 उत्तर से दक्षिण तक 3214, वही पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ये आप लोग आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु देख लें तो उत्तर में इंदिरा कोल है जो कहाँ पर स्थित, तो लद्दाख में है। पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में गौर माता गुजरात है। वही पूर्व में केवुतु अरुणाचल प्रदेश है। और दक्षिण में देखें तो इंदिरा पॉइंट है जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। और देखें तो ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट के पास है। ठीक है, वहीं पे है, ये इसको बोला जाता है। आगे कि भारत का अक्षांशीय अवस्थिति कितना है, तो अवस्थिति कहाँ पर, तो एशिया महाद्वीप में है लगभग। और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार देखें तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में देखें तो देशांतर के अनुसार है। और वही इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। और क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा कितना है, तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। वही समुद्र तट रेखा कितना है, तो 75,16.6 किलोमीटर है। ठीक है, और देखें तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा के बीच है। तो देखें तो गुजरता है कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और देखें तो ग्रीनविच माध्य से जीएमटी से 5.5 मिनट क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और वही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में लगभग देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का क्या है, तो अंतर है। वही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से देखें तो भारत की मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर रेखा के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी गुजरती है। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी देश था उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो पड़ोसी देशों के देखें तो चीन है, तो चीन की सीमा की लंबाई कितना है, तो 3488 किलोमीटर है। जिसमें कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद से देखें तो पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है और पंजाब है और राजस्थान है, गुजरात है। और बांग्लादेश से 96.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। जिसमें देखें तो कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम है। नेपाल से 1751 किलोमीटर जिसकी कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है। भूटान में 699 किलोमीटर की सीमा लगती है जिसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान से सीमा लगता है। अफगानिस्तान से देखें तो 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। बस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा लगता है अफगानिस्तान का। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये भी आप ध्यान रखिए, पूछ लेता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, वही सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और देखें तो भारत का स्थलीय सीमा में लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और देखेंगे आप लोग एक हिंडनबर्ग रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किसके साथ लगता है, जर्मनी और पोलैंड के साथ लगता है। ठीक है, जर्मन पोलैंड से लगता है। और देखें तो 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो 38वीं समांतर रेखा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। ठीक है, और मैग्नाट रेखा तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा है। ठीक है, और देखें तो 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मेनर हिम रेखा किसके, तो रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, और ड्यूनन रेखा किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अभी हम देखेंगे।
अब आगे देख लेते हैं दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी देश कौन श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य स्थित है। अब भारत का भौतिक स्वरूप देखें तो उत्तर पूर्व का, ये भारत के भौतिक स्वरूप में देखें तो उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर उसका उत्तरी मैदान है, फिर तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा भारतीय मरुस्थल है। भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन में देखिए कितने प्रकार का विभाजन किया गया है, तो 6 प्रकार के कौन कौन से उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, फिर दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान जो कोस्टल एरिया भी कहा जाता है। देखिए ये तटीय मैदान हो गए, ठीक है। और उसके बाद से छवां जो है कि छवां कौन सा है, तो द्वीप समूह है। अब देखें तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से, तो कारकोरम सबसे पहले, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, आप लोग उत्तर से दक्षिण क्रम रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद से देखें तो यहाँ पे नदी कौन कौन सी बहती है, तो सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है। और देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी कौन कौन से, तो देखेंगे तो आप लोग भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये नवीन वरित पर्वत का क्या है, तो उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रेणी। और चौड़ाई देखें तो कश्मीर में कितना है, तो 400 किलोमीटर, वही अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र क्या है, तो फैलाव है हिमालय पर्वत श्रेणी का। और लंबाई कितना, तो लगभग 2400 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। और देखें तो हिमालय का उत्तर दक्षिणायन विभाजन ट्रांस हिमालय में हुआ है, फिर उसके बाद से महान हिमालय में, फिर उसके बाद से निम्न या हिमाचल हिमालय में, उसके बाद से बाहरी या शिवालिक हिमालय में हुआ है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय देखेंगे तो पर्वत श्रेणियाँ में कौन कौन से आ जाएंगे, तो कौन कौन से कारकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। और देखें तो ये ट्रांस है तिब्बत का हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। और देखें तो विस्तार कहाँ से, तो पश्चिम से पूर्व में लगभग 1000 किलोमीटर तक, और चौड़ाई कितना है, तो 40 किलोमीटर है। और सिंध नदी का उद्गम कैलाश की उत्तरी ढाल से होता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो केटू है, गार्डियन राष्ट्रीय है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 8611 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं महान आंतरिक या हिमालय हिमनद देख लेते हैं, तो सबसे अधिक सतत श्रृंखला है ये। और प्रमुख चोटियाँ इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और कंचनजंगा है 8598 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखें तो विस्तार इसका लंबाई 2400 किलोमीटर है, वही चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है, 6000 किलोमीटर है। वही क्रूड किससे बना है, तो ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। क्रूड ग्रेनाइट से देखें तो निर्मित है। उसके बाद से देखें तो लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो देखें तो इसका ऊंचाई कितना है, तो 3700 से 4500 मीटर है। औसत चौड़ाई कितना है, तो 50 किलोमीटर है। और प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी, इसमें लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय में देखेंगे तो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है। और जो कुल्लू घाटी कहाँ पर, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ पर, तो कांगड़ा घाटी भी आपका हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी नगरों में देखें तो पहाड़ी नगरों के लिए देखें तो लघु मध्य या हिमाचल हिमालय प्रसिद्ध है। और पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से हैं, तो पीर पंजाल है सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके बाद से धौलाधार है, उसके बाद से महाभारत है, ठीक है। कौन कौन से लघु मध्य हिमाचल हिमालय में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है, तो पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके बाद से धौलाधार, उसके बाद से क्या है, तो महाभारत है, ठीक है। अब देखिए बाहरी या शिवालिक हिमालय में देख लेते हैं, तो इनका निर्माण किससे हुआ, तो निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। प्रसिद्ध दून कौन कौन से, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून है। और ऊंचाई इसका कितना है, तो 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई कितना है, तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और देखें तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है कौन सा, तो बाह्य या शिवालिक हिमालय, नाम से भी पता चल रहा है। दून देखें तो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबोद घाटी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो ये हम लोग देखे ही थे। देखिए इसमें ये पूछ लेता है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व में तो सबसे पहले गारो श्रेणी, उसके बाद से खासी श्रेणी, उसके बाद जयंतिया पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पर है, डाफला या श्रेणी या बोमडिला, ये कहाँ पर, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद से देखें तो ये देखिए आप लोग ये भी क्रम में याद रखिएगा, मिजो श्रेणी, ठीक है, मिजोरम में। उसके बाद से नागा श्रेणी, पटकाई श्रेणी, ठीक है। आप लोग पटकाई बू, आप लोग ऐसे याद रखिएगा इसको, साउथ से नॉर्थ याद कर लीजिएगा इसको, और नॉर्थ से साउथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूरा विभाजन देख लेते हैं, तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के मध्य जिसकी लंबाई कितना है, तो 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य जिसकी लंबाई कितना है, तो 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय तो ये 800 किलोमीटर है, जिसकी किसके किसी बीच है, तो काली और तीस्ता नदी के मध्य है। और असम हिमालय का विस्तार देखें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। और देखें तो इसकी लंबाई कितना है, तो 720 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको क्रम में भी याद रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से देखेंगे तो आप लोग असम हिमालय, उसके बाद से पंजाब हिमालय, उसके बाद से कुमाऊं हिमालय। तो ये क्रोनोलॉजी में आ सकता लगाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे सेट कर लीजिएगा। अब आगे देखें भारत की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं, तो नुब्रा मरखा घाटी कहाँ पर, लद्दाख में। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पीन वैली कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नीलांग व फूलो घाटी उत्तराखंड में। युथांग घाटी कहाँ पर, तो सिक्किम में। नेवरा घाटी कहाँ पर, तो आपका पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में, ठीक है। और शांत घाटी कहाँ पर, तो केरल में। जुगु घाटी नागालैंड में। चुम्बी घाटी सिक्किम, भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर है। बराक घाटी तो आपका असम में। अराकू कहाँ पर, तो विशाखापत्तनम में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देखें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम हिमनद और पिंडारिया कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। और सिक्किम में देखें तो जेमू हिमनद है, ठीक है, कहाँ पर, तो सिक्किम है। लद्दाख में देखें तो सियाचिन है, जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा है, तो सियाचिन जो है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। जो कहाँ पर है, तो लद्दाख में है।
अब आगे देख लेते हैं क्या है। भारत का प्रमुख दर्रे देख लेते हैं तो कारकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला कहाँ पर लद्दाख में, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल ये आपका जम्मू कश्मीर में, शिव किला, बाड़ालाचा, लोहतांग यांगजी दीवा कहाँ पर, डेपसा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, माना नीति लिफुलेक मुलिंगला उत्तराखंड में, नाथुला जयलेपला सिक्किम में, बोमडिला दिफू सेलायांग या पांगसान ये कहाँ पर था आपका अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में, वही थाल घाट भोर घाट कहाँ पर तो महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में स्थित है, पाल घाट देखें तो कहाँ पर था केरल में, ये भी आपका कहाँ पर तो पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, अब भारत का उत्तरी मैदान देख लें तो उत्तर भारत का मैदान जो देखेंगे तो किसके द्वारा बना है, निर्मित है, तो नदियों द्वारा लाए गए जड़ निक्षेपों से निर्मित है। और देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान में सघन जनसंख्या क्षेत्र पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है उत्तर भारत का मैदान। और देखें तो उत्तर से दक्षिण के विभाजन देखें तो भाबर तराई जड़ों मैदान में के तहत हुआ है। और देखें तो चौड़ाई लगभग कितना है तो 150 से 300 किलोमीटर है, वही लंबाई कितना है तो 3200 किलोमीटर है। और विस्तार देखें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। किसका, तो उत्तर भारत का मैदान का विस्तार कितना है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग इसका विस्तार है। अब देख लेते हैं भाबर क्षेत्र देखें तो ये कृषि योग्य नहीं है और शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर स्थित है। और देखें तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है ये। और देखें तो कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में क्या हो जाती हैं तो विलुप्त हो जाती है भाबर क्षेत्र में। और नदियों द्वारा लाए गए गुटिक निष्ठों से देखें तो निर्मित है। तराई क्षेत्र के बारे में देखें तो ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र है तराई क्षेत्र। और देखें तो नाम दलदली क्षेत्र है और चौड़ाई कितना 10 से 20 किलोमीटर है। और देखें तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है तो भाबर क्षेत्र में आपका ये में नदियाँ यहाँ क्या होती है तो प्रकट होती हैं, भाबर क्षेत्र में विलुप्त होती हैं, बल्कि नदियाँ यहाँ पर क्या होती है तराई क्षेत्र में तो प्रकट होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जलोढ़ मैदान तो बांगर देखिए, एक बांगर यानी पुराना और खादर यानी कि नवीन। ठीक है, बांगर या भंगार आप लोग इसको याद रखिए तो ये क्या हो जाएगा, बांगर आपका पुराना हो जाएगा। पुराने जलोढ़ से देखें तो निर्मित है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है और उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है बांगर। और मृदा में चुनेदार निक्षेप कंकड़ पाया जाता है। और देखें तो खादर में नवीन जलोढ़ से निर्मित है और देखें तो बाढ़ वाले मैदान में स्थित है। और प्रतिवर्ष देखें तो पुनर्निर्माण होता है खादर का, अत्यधिक उपजाऊ कहाँ पर तो खादर है ये। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन देख लेते हैं तो निर्माण देख लेते हैं सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और गंगा का मैदान देखें तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखें तो ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्या होता है तो निर्माण हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और विस्तार देखें पंजाब का तो घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। और विशेषकर देखें तो असम में। अब प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं तो देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन अब देख लेते हैं उत्तर पश्चिम में क्या है तो दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुआ है। प्राचीनतम और विस्तृत भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान कैसा है तो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम से पूरब की ओर है। विभाजन देखें तो मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में है, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। और देखें तो उत्तर पूर्वी पठार का इसका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। पश्चिम उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों पहाड़ियों से देखें तो ये निर्मित है। और इसकी आकृति कैसी है तो प्रायद्वीपीय पठार का आकृति आपका त्रिकोणीय है। ऊंचाई कितना है तो 600 से 900 मीटर है। और मालवा का पठार देख लेते हैं, देखें तो इसमें मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्व में देखें तो बुंदेलखंड, पश्चिम में क्या है तो अरावली। ठीक है, लावा प्रवाह से देखें तो मालवा पठार निर्मित है। दक्षिण में विंध्य श्रेणी है, वही देखें तो मालवा पठार समग्र ढाल की कैसी है तो उत्तर की ओर है। अब हम लोग मध्य उच्च भूभाग को देख लेते हैं, देखें तो नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन पठार की उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट पर्वत एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऊंचाई देखें तो मध्य उच्च भूभाग का 700 से 1000 मीटर है। ढाल देखें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में क्या है तो संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बंगेलखंड स्थित है। और देखें तो उच्च भूभाग में पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों छोटा नागपुर पठार तक है। और देखें तो मध्य उच्च भूभाग का पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत है। और दक्षिणी सीमा क्या है तो सतपुड़ा पर्वत है। और उत्तरी विस्तार कहाँ पर तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब बुंदेलखंड पठार देख ले तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, दोनों में स्थित है। और इसका जलवायु कैसा है तो अर्ध शुष्क है। और ये किससे निर्मित है बुंदेलखंड पठार तो आपका ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। और लहरदार क्षेत्र है और कृषि योग्य देखें तो बुंदेलखंड पठार नहीं है, सघन अवर्तित क्षेत्र है। अब आगे देख ले बघेलखंड पठार ये कहाँ पर तो मैकाल श्रेणी के उत्तर में है। और उत्तर में देखें तो इसके बघेलखंड पठार के उत्तर में सोन नदी है। और इसमें इसका निर्माण कैसे हुआ है तो ग्रेनाइट, चूना पत्थर और पलुआ पत्थर से निर्मित है। और देखें तो बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश में देखें तो स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब छोटा नागपुर पठार है तो देखिए किससे निर्मित है गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। और उत्तर में राजमहल पहाड़ियाँ हैं छोटा नागपुर पठार के। और देखें तो उत्तर पश्चिम में क्या है तो सोन नदी है। और देखें तो दामोदर स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार में। और खनिज समृद्ध क्षेत्र लोहा और कोयला यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र पठार में पाया जाता है। और देखें तो अन्य नाम क्या है तो नागपुर पठार का, छोटा नागपुर पठार का अन्य नाम क्या है तो भारत का रूर है। और क्या है पाटभूमि है, क्या है तो अन्य नाम क्या है तो भारत का रूर है और पाटभूमि है। और देखें तो ये गोंडवाना से निर्मित अभी देखे थे हम लोग। और इसका विस्तार झारखंड और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। और देखें तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार था, दक्षिण में रांची का पठार है। अब दक्कन का पठार देख लेते हैं, देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है तो विशाल
साल्ट लावा के अपरदन और पश्चिम से देखें तो निर्मित हुआ है। और उत्तर में देखें तो सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं दक्षिण पठार के उत्तर में। और वही पश्चिम में देखें तो पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है तो नीलगिरी है। क्या है तो नीलगिरी है, ठीक है, क्या है तो नीलगिरी, आप लोग याद रखिएगा। और पूर्व में क्या है तो पूर्वी घाट है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। पश्चिमी घाट देखें तो ये सतत श्रृंखला है, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। और नाम क्या है तो पश्चिमी घाट का सह्याद्री है और दक्षिण पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। और औसत ऊंचाई कितना है तो 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। और दक्षिण में अधिक ऊंचा है देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी है, ठीक है, जिसकी कितनी उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामालाई पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद से दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है तो दोदा बेटा है, 2633 किलोमीटर है, ठीक, इतना है तो 2633 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर तो ये भी आपका नीलगिरी पहाड़ी में है। अधिकांश प्रांतीय नदियों का उद्गम कहाँ से होता है तो पश्चिमी घाट से होता है। और देखें तो प्रमुख धर्रे कौन कौन से तो थाल घाट है, भोर घाट है। भोर घाट आपका कहाँ पर तो महाराष्ट्र में है। पाल घाट कहाँ पर तो पाल घाट आपका केरल में है। वही थाल घाट देखें तो कहाँ पर है तो थाल घाट आपका देखें तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे सड़क मार्ग है। और भोर घाट देखें तो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई ये रेलवे सड़क मार्ग है। पाल घाट दारे देखें तो कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेलवे सड़क मार्ग है। और देखें थाल घाट कहाँ पर तो थाल घाट आपका एक बार फिर से बताते हैं। थाल घाट आपका नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, जो 580 किलोमीटर है। भोर घाट कितना तो भोर घाट आपका 630 मीटर है, ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और पाल घाट देखें तो पाल घाट आपका केरल में है, ये कितना है तो 305 मीटर है, जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सेनकोटा है तो सेनकोटा कितना है तो ऊंचाई इसका 280 मीटर है। और देखें तो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब पूर्वी घाट के बारे में देखें तो सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है। औसत ऊंचाई कितना है तो 600 मीटर है। तो वही विस्तार देखें तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। और सबसे ऊंचा शिखर क्या है तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है तो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितना है तो 1500 मीटर है। और देखें तो दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावदी की पहाड़ियाँ क्या है तो दक्षिण पश्चिम में। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में क्या है तो दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावदी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और देखें तो अन्नामलाई पहाड़ी पर ठीक अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई कितना है तो 2695 मीटर। आप लोग ये भी तैयार रखिएगा, ठीक है, क्या है तो ये भी आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और देखें तो महाराष्ट्र में कहाँ पर तो महाराष्ट्र में कालसुबाई। और देखें तो कर्नाटक में कुर्देमुखु, ठीक है, कुर्देमुखु। और महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख क्या है तो चोटी है। और देखें तो जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर उसकी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। और महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है तो विल्सन पॉइंट है, आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है, क्या है तो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है तो विल्सन पॉइंट है, ठीक है। और देखें तो महाबलेश्वर से कहाँ से तो महाबलेश्वर से 5 नदियों का निकलती हैं। कौन कौन से तो कृष्णा है, सावित्री है, वेन्ना है, गायत्री है और कोयना है, सब क्या है तो निकलती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब उत्तर पूर्व पठार मेघालय का पठार के देख लेते हैं। इसमें तो देखें तो इसमें कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार है। और विस्तार देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का एक क्या है तो विस्तारी भाग है। और देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियों मेघालय पठार के बीच के कारण अलग हुआ है। और नाम क्या है तो कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी नाम इसका नाम, उत्तर पूर्व पठार मेघालय का पठार का। और मेघालय के पठार के अधिकतर देखें तो वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है यहाँ पर, और अति अपर्दित क्षेत्र है। और देखें तो उत्तर पूर्व मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। और अब अरावली पर्वत श्रेणी देख लेते हैं, जो विस्तार कहाँ तक है तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। और देखें तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत। और देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का क्या है तो उदाहरण है। और देखें तो इसका सर्वोच्च चोटी क्या है तो गुरु शिखर है, जो राजस्थान में, जो 1722 मीटर लंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई है। और अब आगे देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ पर तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है। और देखें तो इसमें दक्षिण में ताप्ती नदी है, उत्तर में नर्मदा नदी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। और सर्वोच्च चोटी क्या है तो धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ देखें तो पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और विस्तार कहाँ तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। सर्वोच्च चोटी क्या है तो दोदा बेटा है, जो 2633 तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय मरुस्थल। देखें तो ये मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्से थे। अरावली पहाड़ी उत्तर पश्चिम है, क्या तो अरावली पहाड़ी उत्तर पश्चिम क्या है तो भारतीय मरुस्थल है। और यहाँ रेतीले, टीले और बरखान पाए जाते हैं। आप लोग पता है कि बरखान क्या होते हैं, अगर जो जागरूक पढ़े होंगे। 150 किलोमीटर से कम वर्षा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। और देखें तो भारतीय मरुस्थल बहुत कम वनस्पति होता है यहाँ पे, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। और नदी अल्पकालिकता, कुछ नदियों मरुस्थल में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और देखें तो भारतीय मरुस्थल में भारतीय सबसे बड़ी नदी लूनी है। ढाल के आधार पर विभाजन देखें तो उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है, दक्षिणी भाग में कच्छ के रण की ओर ढाल है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। अब देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार देखें तो कहाँ पर तो विभाजन कैसे हुआ है तो कच्छ और कठियावाड़ तट गुजरात में, कोंकण तट महाराष्ट्र में, गोवा तट, मलाबार तट केरल में। ये देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या है तो संकीर्ण पट्टी है। और विस्तार देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान का गुजरात तट से लेकर केरल तट है। और पतनों बंदरगाहों के विकास के लिए देखें तो अनुकूल है। और मध्य में संकीर्ण, उत्तर में दक्षिण में क्या है तो चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आप लोग कमेंट करिए कौन कौन सी नदी है। और भारतीय तटरेखा देखें तो विभाजन पश्चिमी तट
और पूर्वी तट के तहत हुआ है। और देखें तो तटरेखा की कुल लंबाई कितना है तो 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तटरेखा कितना है 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपीय तटरेखा 2094 किलोमीटर है। और देखेंगे तट में लगे 9 राज्यों की संख्या कौन कौन, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तट पर लगे केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटी रेखा किसकी है तो पुडुचेरी की है, जो राज्यों में गोवा है। अब आगे देखते हैं द्वीप समूह। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, कौन कौन से, बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दूसरा देखेंगे ये अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, जो लक्षद्वीप समूह भी इसको कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए तटीय मैदान देखेंगे तो पत्तनों की संख्या कम, पूर्वी तटीय मैदान में देखेंगे तो पश्चिमी तट अपेक्षा अधिक चौड़ा है। विभाजन देखें तो उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट का विभाजन है। और यहाँ की नदियाँ विशाल डेल्टा क्या करती हैं तो निर्माण करती हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ होती हैं क्या करते हैं विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देख लेते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो अवस्थिति क्या है तो केरल तट से 280 से 400 किलोमीटर दूर अरब सागर में। पूर्व नाम क्या है तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी है। विभाजन इसका अमनदीवी सबसे उत्तर में, लक्काद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम क्या है तो लक्षद्वीप 1973 से। और प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। और क्षेत्रफल कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी क्या है तो कावरती है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। और सबसे बड़ा द्वीप क्या है तो इंद्राट है। 8 डिग्री चैनल क्या है मिनिकॉय व मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल क्या है तो मिनिकॉय व मालदीव के मध्य। वही 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय व लक्काद्वीप के मध्य। ठीक है, अपने ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व इसके बीच तो लक्काद्वीप के मध्य। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देख लेते हैं। तो देखिए द्वीपों की संख्या कुल कितनी है तो लगभग 550 है। और इसका विस्तार देखें तो आराकानायुमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। अंडमान का विभाजन देखें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। देखें तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य है। और ज्वालामुखी कौन कौन से द्वीप हैं तो बैरन द्वीप है, जो सक्रिय है, नारगुंडम द्वीप है। ठीक है, ये कैसा है तो ये शांत है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। क्या तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है तो माउंट थुलियर है। कितना है माउंट थुलियर है, जिसकी ऊंचाई कितना है तो 642 मीटर है। ठीक है, 642 मीटर है। और राजधानी क्या है तो पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में है। और सर्वोच्च चोटी क्या है तो सैडल पीक है, जिसकी कितना 732 मीटर है और उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब हम लोग अपवाह तंत्र देखेंगे। अपवाह तंत्र क्या है तो निश्चित वाहिकाओं, नदी, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह क्या है तो अपवाह ड्रेनेज सिस्टम। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र देखें तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और देखें तो हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी तंत्र हैं तो सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद से गंगा नदी तंत्र, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और देखें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखुरचू के निकट एक इंगत से हुआ है। कुल लंबाई कितना है तो 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम क्या है तो सिंगी खमान या शेरमुख है। और देखें तो जो सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदी है कौन कौन सी गिलगित है। ठीक है, कौन कौन गिलगित है, शोक है, काबुल है। वह बाएं तट की सिंधु की सहायक नदी कौन सी तो पंचनद है, जिसमें पंचनद में सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, जास्कर है। ठीक है, और देखें तो यह कराची के पूर्व में, कहाँ पर तो कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है कौन तो सिंधु नदी तंत्र। अब प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर देख लेते हैं तो देखें तो झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी कहाँ पर तो ये झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। ठीक है, उसके बाद उसका उद्गम कहाँ से होता है तो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से होता है। और देखें तो इसका चिनाब नदी से संगम हो जाता है, मिल जाती है झेलम नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है तो झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी है। और चिनाब नदी देख लें तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी तो चिनाब नदी। और उद्गम कहाँ से होता है तो उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के मिलन से होता है। और नाम क्या है तो चंद्रभागा है। भारत में लंबाई कितना तो 1180 किलोमीटर है चिनाब नदी की। अब देख लेते हैं रावी नदी देखें तो उद्गम कहाँ से होता है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। और देखें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है और चिनाब नदी में संगम इसका होता है। अब ब्यास नदी देखें तो उद्गम कहाँ से होता है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से होता है। उसके बाद ये कुल्लू घाटी से बहती है और हरीचे के पास सतलज में क्या हुआ तो मिल जाती है। उसके बाद देखें सतलज नदी देखें तो ये तिब्बत में इसका नाम क्या है तो लांगचेन खमाम है। और उद्गम कहाँ से उद्गम आपका मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। और देखें तो शिवकिला के पास भारत में प्रवेश करता है। और देखें तो सतलज नदी पर्वतीय नदी का उदाहरण है। अब आगे देख लेते हैं पर्वतीय अपवाह का उदाहरण देखें तो भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। उद्गम क्या उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से प्रारंभ में नाम क्या है तो भागीरथी है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितना तो 2525 मीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां देखें तो गंगा की रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और देखें तो एक क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे अंतिम नदी सहायक नदी कौन सी तो महानंदा है। ठीक है, कौन सी तो महानंदा है। तो फिर से एक बार देख लें गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और दाएं तट की सहायक नदियां देखें तो कौन सी है तो दाएं तट की सहायक नदी आपका यमुना है, सोन है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है गिरती है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है।
पंचप्रयाग में देखें तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग में कौन कौन? तो अलकनंदा और भागीरथी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब यमुना नदी देखिए, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपुर श्रेणी से होता है। और दाएं तट की देखें तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। और बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? हिंदन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा है, जो यमुना की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो यमुना नदी है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। चंबल नदी, जो चंबल नदी देखिए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पाओ पहाड़ी, विंध्य श्रेणी से। और देखें तो ये खड्डों का निर्माण करती है कौन? तो चंबल नदी। और देखें तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा में क्या हो जाता है? तो विलीन हो जाती है। कहाँ पर? तो इटावा में। आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो चंबल नदी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना विलीन होती है? तो इटावा में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गंडक नदी देखिए तो उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल, हिमालय से होता है। और देखें तो पटना के निकट सोनपुर में गंगा में इसका मिलन हो जाता है। अब घाघरा नदी देखिए उद्गम कहाँ से होता है? मापचा चुंगो, हिमनद से होता है। और सहायक नदी क्या है? तो तीला है, सेती है, बेरी और शारदा है। किसकी? तो घाघरा नदी की। और देखें तो बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है, ठीक है, इसका संगम हो जाता है। अब कोसी नदी देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट उत्तर से। और देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और बिहार के भागलपुर में गंगा में क्या है? तो मिल जाती है। और देखें तो कोसी नदी पूर्वती नदी का उदाहरण है। किसका? तो कोसी नदी आपका पूर्वती नदी का उदाहरण है। और ये देखें तो कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। अब देखें तो रामगंगा नदी देखिए उद्गम स्थल कहाँ? तो गढ़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश का नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करता है। कन्नौज के निकट गंगा में ये देखें तो मिल जाता है। अब देखिए दामोदर नदी तो देखें तो उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर पठार है। और ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है, ठीक है। मुख्य सहायक नदी क्या है? तो बराकर नदी है। और हुगली में इसका मिलन होता है दामोदर नदी से। और देखें तो ये बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। किसको? तो दामोदर नदी को। और शारदा या सरयू नदी देखिए तो उद्गम स्थल क्या है? तो मिलान हिमनद या नेपाल हिमालय है। और शारदा नदी का नाम क्या है? तो काली या चाइक है, ठीक है। और देखें तो शारदा या सरयू नदी भारत नेपाल सीमा पर बहती है। और नेपाल में इसका क्या होता है? नाम क्या बोला जाता है शारदा या सरयू नदी को? तो नेपाल में इसको गौरी गंगा बोला जाता है, ठीक है। किसको? तो शारदा या सरयू नदी को नेपाल में गौरी गंगा बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। सोन नदी देखिए उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक पठार है। और देखें तो अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारों पर जल प्रपातों का निर्माण करती है। और गंगा के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी? तो सोन नदी है, ठीक है। और पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में इसका मिलन हो जाता है। और महानंदा नदी देखें तो उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी है, जो गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। और पश्चिम बंगाल में गंगा में संगम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में उद्गम क्या होता है? तो चोमायूं हिमनद है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट है। अपवा क्षेत्र देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम है। बाएं तट की सहायक नदी क्या है? तो दिबांग सिंगांग है। और लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, धनश्री है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपका ये दिबांग है, ठीक है, लोहित है। और क्या है? लोहित है। उसके बाद से लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, धनश्री है, क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी? सुबनश्री है, कामेंग है, मानस है, संकुच है। किसकी? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। और अन्य नाम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। वही असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। वही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, ठीक है। आपने ध्यान रखिएगा, ये आया भी है कई बार। अब देखिए सुबनसिरी नदी देखिए उसका उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत क्षेत्र से। और अफवा क्षेत्र देखें तो अरुणाचल प्रदेश असम में। और देखें तो सुबनसिरी नदी पूर्वोत्तर नदी का क्या है? तो उदाहरण है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लेते हैं। तो प्रमुख नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। और निर्माण किससे होता है? तो डेल्टा से इसका निर्माण हुआ। अरब सागर में गिरने नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। और ये क्या करते हैं? ज्वारमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और देखिए ज्वारमुख या ईश्वरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखें तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। वही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि कहाँ पर? तो बंगाली खाड़ी में गिरती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब महानदी देखें तो महानदी उद्गम क्या है? तो सियावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से है। और दाएं तट की सहायक नदी महानदी कौन कौन? जोक है, ऊंग है, तेल है। और बाएं तट की सहायक नदी क्या है? तो शिवनाथ है, हसदेव है, मंद है, यू है। और अफवा क्षेत्र देखें तो अफवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। लंबाई इसका कितना है? तो महानदी का लगभग 851 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं गोदावरी नदी देखिए उसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। और बाएं तट की मुख्य सहायक नदी क्या है? तो पेनगंगा है, वेनगंगा, वर्धा है, प्राणहिता है, सबरी है, इंद्रावती है। और दाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ क्या है? तो प्रवरा है, मूला है, पेड़वागू है, मनेर है, ठीक है, मनेर है। और ये क्या करते हैं? गोदावरी नदी तो सदृश प्रपात की रचना करती है। उपनाम क्या है? तो दक्षिण गंगा है, ठीक है। और लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। और देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो गोदावरी नदी है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कृष्णा नदी देखिए इसकी लंबाई कितना? 1401 किलोमीटर है। और देखें तो ये दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ है। किसके बाद? तो गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और देखें तो दाएं तट की सहायक नदियाँ क्या है? तो कोयना है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है। तो कृष्णा नदी के दाएं तट की सहायक नदी क्या है? तो कोयना है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है। और बाएं तट की सहायक नदी क्या है? तो भीमा है, मूसी है, मुनेरी
मुनेरू है। और उद्गम स्थल क्या है कृष्णा नदी का, तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र इसका उद्गम होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, कौन सी नदी है। अब देख लेते हैं कावेरी नदी उद्गम कहाँ से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोगाडू जिला कर्नाटक से। और कावेरी की बाएं तट की सहायक नदी क्या है, तो हेमवती है, सिमसा है, अरकावती है। और अपवाद क्षेत्र देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बहती है कावेरी नदी। कहाँ कहाँ पर, तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। और कावेरी नदी पर देखिए तो जल प्रपात शिवसमुद्रम है। और लंबाई कितना है कावेरी नदी का, तो 800 किलोमीटर। आपने भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है कि लंबाई के हिसाब से आ जाते हैं सेट करने के लिए, तो आप लोग लंबाई जरूर ध्यान दीजिएगा। लंबाई 800 किलोमीटर है। और दाएं तट की सहायक नदी क्या है कावेरी नदी की, तो काबिनी है, भवानी, अमरावती है। उद्गम स्थल देख लेते हैं नर्मदा नदी का, तो अमरकंटक पठार है। और देखें तो ये कहाँ पर, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी बहती है। तो पूछ लेता है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी है। और देखें तो ये नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो लंबाई कितना, तो 1312 किलोमीटर है। जो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन, तो नर्मदा नदी है। और देखें तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तापी नदी उद्गम क्या है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्तई में। और देखें तो लंबाई कितना है, तो 724 किलोमीटर तापी नदी का। अपवाद क्षेत्र क्या है, तो अपवाद क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बहती है। और ये तापी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। पूछ लेता है कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो नर्मदा है, तापी है, सब क्या करते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम के बहाव अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम से बहते हुए क्या करती है, तो अरब सागर में गिरती है कौन सी, तापी नदी। अब नदियों किनारे स्थित प्रमुख शहर देख ले तो गंगा की नदी किनारे कौन कौन, तो हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है। यमुना नदी किनारे नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा, इटावा है। कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा है। मुस्सी नदी किनारे हैदराबाद है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। गोदावरी नदी किनारे देखिए तो नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंदरी है। रामगंगा नदी किनारे बरेली है। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है। सरयू नदी किनारे अयोध्या है। गोमती नदी किनारे लखनऊ है। सिंधु नदी किनारे लेह है। झेलम के किनारे श्रीनगर है। सतलज के किनारे लुधियाना है। साबरमती के किनारे अहमदाबाद गांधीनगर है। तापी नदी किनारे सूरत और बैतूल है। स्वर्णरेखा नदी किनारे जमशेदपुर है। महानदी किनारे कटक है। चंबल नदी किनारे कोटा है। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे गुवाहाटी डिब्रूगढ़ है, असम है। क्षिप्रा नदी किनारे क्या है, उज्जैन है। और नर्मदा नदी किनारे क्या है, तो जबलपुर है। भारत का प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं शिवसमुद्रम जलप्रपात। देखिए किस पर संबंधित नदी देखें तो शरावती है। और शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ पर थे, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी से संबंधित है। दूध सागर क्या है, तो दूध सागर भी जलप्रपात है। और एक संबंधित राज्य क्या है, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और संबंधित नदी क्या है, तो मांडवी है। कपिलधारा, दुग्धारा नर्मदा नदी से संबंधित है। और देखें तो कहाँ पर थे, तो मध्य प्रदेश में। चुलिया चंबल ये कहाँ पर, तो चुलिया आपका राजस्थान में है, चंबल नदी पर स्थित है। हुंडरू जिससे स्वर्णरेखा नदी से पानी आता है इसमें, ये कहाँ पर, तो झारखंड है, रांची में इसका विस्तार है, ठीक है। चित्रकूट देखें तो कहाँ पर, तो आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़ बस्तर में इंद्रावती नदी के पर है। जो गरु सपा सरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल आपका वराही ये कर्नाटक शिमोगा जिले में है, ठीक है। तो कुंचिकल किस नदी पर है, तो वराही नदी पर। और ये कहाँ पर कुंचिकल, तो आपका कर्नाटक शिमोगा जिले में है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लेते तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड परियोजना महानदी ओडिशा में, इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में, मीनाक्षी परियोजना मरुआची पश्चिम बंगाल में, मातिटाला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में, पोच पंपात परियोजना गोदावरी तेलंगाना में, रिहान परियोजना रिहान उत्तर प्रदेश में, टिहरी बारू परियोजना कहाँ पर, भागीरथी उत्तराखंड में, और चंबल परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश में। अब देख लेते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा के बारे में थोड़ा देखें तो इसका प्रारंभ कब होता है, तो 1 जून से केरल में प्रारंभ हो जाता है। भारत की लगभग वर्षा 80% वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से होती है। किससे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा से होती है। और देखें तो ये वर्षा कब होता है, जून से सितंबर तक होता है। और देखें तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा इसका विभाजन 2 प्रकार हुआ है, एक बंगाली खाड़ी शाखा से और अरब सागर शाखा से। अब उत्तर पूर्व मानसून वर्षा देख ले तो बंगाली खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। और देखें तो नवंबर में तमिलनाडु में कहाँ पर, तो नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आम्र वर्षा आम पकड़ने में सहायक होती है और ये कर्नाटक व केरल में होता है। कहाँ पर, तो आम्र वर्षा कहाँ पर होता है, तो ये आपका केरल में होता है, ठीक है। कर्नाटक व केरल में आम्र वर्षा होता है और ये मानसून पूर्व वर्षा है, ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा है। अब शीतकालीन वर्षा देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत में होता है और भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण, तो शीतकालीन वर्षा आप लोग समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमेशा पूछता है कि शीतकालीन वर्षा किसके लिए, तो ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी भारत में, कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी भारत में। और काल बैसाखी देखें तो बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चढ़ने वाली वर्षायुक्त पवन है। और देखें तो इससे लाभ किससे होता है, तो 4% वर्षायुक्त के लाभदायक होता है। और असम में इसे बारदोली छिड़ा कहा जाता है, किसको, तो काल बैसाखी को असम में। लू देखें तो लू आपका उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवन है। और देखें तो शुष्क गर्म पीड़ादायक पवन है और दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता अधिक हो जाती है लू की। अब फूलों वाली बौछार देखें तो ये कहवा के फूल खिलने में सहायक होते हैं और केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है।
अब काली मिट्टी देखिए जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। अन्य नाम क्या है तो रेगूर है, कपास है, मिट्टी है, ट्रॉपिकल चेनोजरम इसका अन्य नाम है। अधिकता इसमें क्या होता है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसमें अधिकता होती है। और वही देखें तो इसमें कमी किसका है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी होती है। और देखें तो काली मिट्टी कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। और काली मिट्टी को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी तो निर्माण किससे होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से। और देखें तो लेटराइट मिट्टी कम उर्वरता होती है, ठीक है, उपजाऊ नहीं होती है। और अधिकता देखें तो लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। कमी क्या होता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरेट, कैल्शियम और जैव पदार्थ की कमी होती है। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम में पाई जाती है। अब जलोढ़ या दोमट मिट्टी के बारे में देखें तो विस्तार से क्या है तो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। और निर्माण क्या है तो निर्माण कैसे हुआ है जलोढ़ दोमट मिट्टी का तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। अधिकता क्या है तो उसमें जलोढ़ दोमट मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। और क्षेत्र क्या है तो उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में। और कमी क्या होता है जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में देखें तो ये कहाँ पर तो ये महीनगढ़ वाली समानता उग्र भूमि है। और क्षेत्र ये कहाँ पर पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी तो देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में। और इसमें कमी क्या होता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और जलयोजित होने पर क्या होती है पीली हो जाती है। तो पूछ जाएगा कभी कि जलयोजित होने पर पीली हो जाती है कौन सी मिट्टी तो लाल और पीली मिट्टी है। अब देख लेते हैं प्राकृतिक वन वनस्पति भारत में वनों के प्रकार। तो एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार और सदाबहार वन, उसके बाद देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उसके बाद पर्वतीय वन, ठीक है, या पांचवां जलांचली व अनुपवन होते हैं। तो देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार और सदाबहार वन क्या होते हैं। तो देखें तो इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र होता है में पाई जाती है। और क्षेत्र क्या है तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और पाए जाने वाले वृक्ष क्या है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में तो रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एबनी आदि पाई जाती है। तो देखें तो ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन और देखिए शुष्क पर्णपाती वन। तो देखें तो आर्द्र पर्णपाती वन 200 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र क्या है तो उत्तर पूर्वी राज्य है, हिमाचल, गिरिपथ, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, ओडिशा है। प्रमुख वृक्ष क्या है तो सागवान है, साल है। आर्द्र पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, सागवान है, साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है। किसके उदाहरण तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं शुष्क पर्णपाती वन जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए तो क्षेत्र क्या है तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार है। पाए जाने वाले वृक्ष क्या है तो शुष्क पर्णपाती वन में तेंदू है, पलाश है, बेल है, खैर है आदि है, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाती हैं। और क्षेत्र क्या है तो दक्षिण पश्चिम पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। और देखें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में कौन कौन से पेड़ या वन कौन कौन से पाए जाते हैं। देखें तो बबूल है, खेर है, खजूर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है, पलाश है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं पर्वतीय वन। देखें तो क्षेत्र हिमालय पर्वत और दक्षिण पर्वतों भारत के पर्वतों पर है, इसका विस्तार क्षेत्र है। और सुलास, नीलगिरी, अन्ना, मलाई और पालानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन है पर्वतीय वन। वेदांचली व अनुपवन देखें तो विस्तार क्या है तो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और आर्द्रभूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में है। और भारत की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं तो देखें तो उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवात, बुक्सा, बुटिया। बिहार में असुर जनजातियां बिहोर, बिरहोर, खरिया, गोरवा। झारखंड में उराव हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, कोन, खुराव। और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर। कहाँ पर तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखें तो भारत की प्रमुख जनजातियों निवासी देखें तो भील, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में। और देखें तो गोड़ कहाँ पर तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक में। गद्दी जनजातियाँ कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, संथाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में। मुंडा जो जनजातियाँ है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिरसा मुंडा को आप लोग जान ही रहे होंगे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कोरवा तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़। कोल तो देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कृषि महत्वपूर्ण तरह से देखें तो भारत का विभाजन 20 कृषि परिस्थितिकी क्षेत्रों में हुआ है। मिश्रित कृषि क्या है तो मिश्रित कृषि में कृषि पशुपालन आता है। अंतर फसली खेती क्या है तो एक ही भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना। एक मार्ग क्या है तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण देना। तो देखिए कृषि एक मार्ग एक्ट ऑफ 1937 का तहत जो है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का यह प्रमाण से दिया जाता है। अब आगे देखते हैं भारत में झूमी कृषि के क्षेत्रीय नाम देखें तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। पामलू झूमी कहाँ पर तो मणिपुर में। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बेवर अदाइया मध्य प्रदेश में। पोडू व पेडा आंध्र प्रदेश में। पामाडाबी या कुमान या बिरगा बरीगा कहाँ पर तो उड़ीसा में। कुमारी आपका पश्चिमी घाट में। वाले या बाल्तन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खील आपका हिमालयन क्षेत्र में, पूर्वा झारखंड में। और विश्व में झूमी कृषि के क्षेत्रीय नाम देखें तो बिल्पा आपका मेक्सिको मध्य अमेरिका में। कोनुको वेनेजुएला में। रूका ब्राजील में। मसोले आपका मध्य अफ्रीका में। लदांग आपका इंडोनेशिया मलेशिया में। रे आपका वियतनाम में। खनिज कुछ प्रमुख तक देखें तो आर्कियन युग की धारवाण क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी आर्कियन युग की चट्टानें जो होती हैं, आर्कियन युग की धारवाण क्रम की चट्टानें किस युग की तो आर्कियन युग की धारवाण क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। और देखें तो ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम आदि शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। किसको तो छोटा नागपुर को। प्रमुख खनिज संस्थान देखें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर धनबाद में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर नागपुर में।
अब देख लेते हैं झारखंड में नोवा मुंडी, डालकन, सिंहभूम जिला, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा और नेल्लौर क्षेत्र में, महाराष्ट्र में पिपरगांव, असोला, देवरगांव, सूरजगढ़ आदि में। अब देखें तो प्राप्त स्थल देखें तो मैंगनीज, कुंजर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, भंडारा, नागपुर, दोदाटी, तिरूडी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास। ये पर कहाँ पर तो देखिए आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, कहाँ पर तो मध्य प्रदेश में, भंडारा, नागपुर, दोदाटी, तिरूडी महाराष्ट्र में, कुंजर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी उड़ीसा में। और तांबा देखें तो खेतड़ी जो झुंझुनू जिला है, सिंघाना क्षेत्र, खो दरीबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, आंचू कहाँ पर तो राजस्थान में, सिंहभूम जिले में मोसाबानी, राखा तो धोबानी, तुरमडी कहाँ पर तो झारखंड में। बक्सारी में देखें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं तो कोलाहांडी, कोरापुट जिले में, देश का बृहत्तम क्षेत्र है उड़ीसा में, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला गुजरात में, लोहरदगा, नेतरहाट पठार झारखंड में। एक इसके लिए तो बाक्साइड के लिए फेमस है। क्रोमाइट देखें तो सुगिंदा घाटी, कटक जिला, नवसारी, केंझर जिला उड़ीसा में, हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, चिकमंगलुरु कर्नाटक में क्रोमाइट के लिए। सीसा देखें तो उदयपुर जिले का, जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुर, भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर, जोधवास, अरवर जिला, ये कहाँ पर राजस्थान में है। और जास्ता जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर भूतंग क्षेत्र है जो राजस्थान में। सोना का कोलार जिला, रायचूर जिला की। छठी तो पूले, दद्दी व वंडलू खदान, देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है जो कर्नाटक में है। और चांदी में देखें तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता खान है राजस्थान में, कोलार तथा हट्टी खान है कर्नाटक में। और सिंगू, धनबाद और दुमका जिला कहाँ पर झारखंड में, ये चांदी के लिए फेमस है। और कोयला को 4 प्रकार में विभाजित किया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। एंथ्रेसाइट 90-93% कार्बन की मात्रा होती है सब। उसके बाद बिटुमिनस 55-80%, लिग्नाइट 40 से 55%, वाइपीट जो है सबसे कम इसमें कोयला पाया जाता है जो 40% कम होता है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और देखें तो देश का 90% कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। अब प्रमुख कोयला क्षेत्र देखें तो छत्तीसगढ़ में सोनहट है, सुहागपुर है, कोरबा है, तातापानी, रामकोला है। झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, डाल्टनगंज है, देवघर है, उत्तरी कर्णपुरा है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, सुहागपुर है, उमरिया है। उड़ीसा में तलचा रही, नदी, असम में मिकी पहाड़ी, सिंगरमारी है। सिक्किम में रंगीत घाटी है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, बारजोरा है, बीर है, भूम है। मेघालय में खासी पहाड़ी, बापुमा, मावलुंग, सिलिया, सीजू है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरेनी है। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र देखें तो जगतिया, घोघा गुजरात में, मंगडम, अवाडी, बिरभूम, बगम कहाँ पर तमिलनाडु में, बारानूरा त्रिपुरा में, नाहरकटिया, मुरान क्षेत्र असम में, बाड़मेर, चरनसाला राजस्थान में, नानचिक, मियाओ, पुंग अरुणाचल प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी बेसिन ये भी, ठीक है। भारत एक अच्छे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी है, गुजरात तट है, पश्चिमी तट है, पूर्वोत्तरी तट है। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के प्रमुख रिफाइनरी देखें तो डिगाबोई असम में 1901 में स्थापना होता है। गुवाहाटी, नूनाबाटी 1962 में असम में इसकी स्थापना होता है। और बोंगईगांव 1979 असम में, नुमलीगढ़ असम में 1999 में। और मनाली 1969 में तमिलनाडु में, नागपट्टनम 1993 में तमिलनाडु में, मुंबई त्रांबे 1954 में महाराष्ट्र में, मुंबई त्रांबे 1955 महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम 1957, तातीपाका द्वारा आंध्र प्रदेश में, कोची 1966 केरल में, पारादीप 2016 उड़ीसा में, हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। मथुरा 1982 उत्तर प्रदेश में, पानीपत 1998 हरियाणा में, बरौनी तेल शोधन 1964 बिहार में, मंगलौर 1988 कर्नाटक में, कोयली 1965 गुजरात में। अब आगे देख लेते हैं प्रमुख इस्पात हैं तो उसकी स्थापना देख लेते हैं। तो भिलाई छत्तीसगढ़ स्थापना 1955 रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा से स्थापना 1969 में जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल स्थापना 1959 ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो झारखंड स्थापना 1964 रूस की सहायता से। अब भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां देखें तो इंडेल्को 1948 कनाडा में सहायक देश के था इसका जो स्थापना हुआ। और प्रमुख केंद्र क्या है तो जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में। हिंडाल्को 1958 में जो अमेरिका के सहयोग से शुरू होता है, स्थापना होता है इसका रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। बाल्को 1965 में सोवियत संघ रूस की सहायता से। कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र में है। बाल्को इटली 1965 में। इसका विस्तार इसमें कहाँ पर तो ये चेन्नई, मेट्रो सलेम तमिलनाडु में, वेदांता जर्मनी में, झारखुसड़ा उड़ीसा में। नालको आपका 1981 फ्रांस की सहायता से। जो दामाजोड़ उड़ीसा में, अंगुल उड़ीसा में। अब राष्ट्रीय जलमार्ग देखें तो भारत में कुल सड़क की लंबाई क्या है तो 2.1% है। और कुल सड़क यातायात का 40% वाहन है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट EW है जो 4112.62 किलोमीटर क्या है तो NH-27 EW है, ठीक है। और भारत में कुल रेलवे जोन कितना है तो 18 है। राष्ट्रीय जलमार्ग तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है तो NW4 जो है तो 2890 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखें तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्द ही, ठीक है।